अब क्योंकि हमने यहाँ पे एडेनिन लिया है, राइट, तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर हम यहाँ पे एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। आज की वीडियो में हम डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। क्लास 11th में भी आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स में। एंड देन क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको समझने के लिए भी आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स है, इसलिए पहले डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको किसी ने ज़रूर बोला होगा कि आप अपने मम्मी की तरह दिखते हो, या फिर अपने पापा की तरह दिखते हो, या फिर अपनी दादी की तरह दिखते हो, या ऐसा कुछ तो भी, राइट। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये हुआ कि ऐसा मटेरियल जो कि आपके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को लेके आपके बॉडी तक आया है। जेनेटिक मटेरियल में हम बात करते हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बने हुए होते हैं मोनोमर से, जिनका नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर से बना हुआ है। जैसे कि एक पूरी वॉल एक पॉलीमर है जो कि ब्रिक नाम के मोनोमर से बनी हुई, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसेस एंड पेंटोज शुगर, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। अगर प्यूरीन हम तब कहते हैं जब उसके पास 2 रिंग होगी, दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, यानी कि इनमें कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है इनके रिंग में, इसलिए हम इनको हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। अब ये जो प्यूरीन है इसमें 2 रिंग होती है, ओके। एडेनिन एक प्यूरीन है, ग्वानिन एक प्यूरीन है, राइट। पिरिमिडीन में क्या होता है कि एक ही रिंग होती है, इसमें हम काउंट करते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन को। साइटोसिन एंड थाइमिन ये दोनों आपको मिलेगा डीएनए में, एंड साइटोसिन एंड यूरासिल आपको मिलेगा आरएनए में। बेसिकली थाइमिन की जगह पे यूरासिल मिलेगा आपको आरएनए में, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये जो प्यूरीन है ये तो आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। साइटोसिन आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा, बस यूरासिल और थाइमिन का डिफरेंस है। अब ये जो 5 कार्बन का पेंटोज शुगर है ये भी 2 तरीके का होता है, एक है राइबोज एंड दूसरा है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में देख लेंगे। थोड़ी देर में क्या, अभी देख रहे हैं, देखो ये हमारा पेंटोज शुगर है। तो पहले राइबोज देख लो। राइबोज में आप देख पा रहे हो कि 5 कार्बन है, राइट, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे OH है, ओके। और अगर हम डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल ही राइबोज की तरह स्ट्रक्चर है, बस डिफरेंस ये है कि सेकंड कार्बन पे जो राइबोज पे ऑक्सीजन थी उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ओ रिमूव कर दोगे, ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे सेकंड कार्बन से, तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। नाम आपको यही बता रहा है कि 2 डीऑक्सीराइबोज, यानी कि सेकंड कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो हमने रिमूव कर दिया है राइबोज शुगर से, तो उसको हम डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं। अब ये डीऑक्सीराइबोज आपको डीएनए में मिलेगा और ये जो राइबोज है वो मिलेगा आपको आरएनए में। नाउ अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या होती हैं। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एक है हमारा पिरिमिडीन एंड दूसरा है प्यूरीन। पिरिमिडीन में सिर्फ 1 रिंग है और प्यूरीन में 2 रिंग है। पिरिमिडीन में यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन आएगा, और जो प्यूरीन है, प्यूरीन में आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि जो थाइमिन है, थाइमिन को हम 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं, क्योंकि यूरासिल की तरह ही दिखता है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है थाइमिन अगर आप देखो तो। बस डिफरेंस ये है कि थाइमिन में 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और यूरासिल में नहीं है। तो अगर मैं इस नाम से ये सजेस्ट करूँगी, मतलब मैं ये निकालूंगी मीनिंग इसका, कि ऐसा यूरासिल जिस पे 5th कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ हो उसको हम बोलेंगे थाइमिन, ठीक है। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं की होंगी, सिंपल मीनिंग यही था कि थाइमिन को हम 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं, वो आपको डीएनए में ही मिलेगा। अब एडेनिन के का बॉन्ड होता है हमेशा ही थाइमिन के साथ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। ग्वानिन का बॉन्ड होता है हमेशा ही साइटोसिन के साथ, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब
हम बात करेंगे कि जो ये बॉन्डिंग होती है इनमें, मतलब न्यूक्लियोटाइड में, वो कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लिया है, ओके। ये रहा हमारा एक बेस। यहाँ पे फ़िलहाल एडेनिन लिया गया है, बट कोई भी बेस आप ले सकते हो एक्सेप्ट यूरासिल, क्योंकि हम डीएनए देख रहे हैं। देन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, ओके। अब होगा ये कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा एंड एक बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिमूवल ऑफ वाटर होगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया 5th कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। यहाँ पे 1st कार्बन और बेस के बीच में बॉन्ड बना है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड एंड 5th कार्बन पे, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और जो ये 1st कार्बन और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इसलिए बोल रहे हैं, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड होती है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड है और एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो हमने देख लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। अब ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके। अभी बनाया था ना हमने, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, राइट। अब ये जो है, ये फॉस्फोरिक एसिड को भी अगर हम काउंट करें तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट। कलर डिफरेंट दिया है तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अब हो क्या रहा है, 1 मिनट के लिए अगर आप ऊपर वाले इस न्यूक्लियोटाइड को इग्नोर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस न्यूक्लियोटाइड में देखो, ये वाले बीच वाले न्यूक्लियोटाइड में, कि 5th कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में एक बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब होगा ये कि यहाँ पे जो ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये एक और बॉन्ड बना लेगा इस ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के OH के साथ। यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ वाटर होगी और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको भी बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। तो क्योंकि एक ही फॉस्फोरिक एसिड 2 जगह पे बॉन्ड बना रहा है, 2 जगह पे ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे भी एक फॉस्फोरिक एसिड है तो इसने इधर भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बना लिया, और इसी तरीके से जो ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ये बन जाती है, राइट। अब आपने सुना होगा कि हम पोलैरिटी लेते हैं, राइट। डीएनए का पोलैरिटी की 5 प्राइम से 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम, वो है क्या? एक्चुअली ये जो आप न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो, अब क्योंकि यहाँ ऊपर अब न्यूक्लियोटाइड कोई नहीं है, राइट, तो मतलब कि ये तो यहाँ पे 5th कार्बन जो है वो फ्री है, ओके। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन है। अब लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड देखो, इसके नीचे भी कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो अब इसमें आप देखोगे कि जो 3rd कार्बन है उसका OH फ्री है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 3 प्राइम है, ओके। तो इस तरीके से आप पोलैरिटी लेते हो, 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है, आपको समझ में आ गया, राइट। इसको आप लिख के ज़रूर से देखना ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। नाउ अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड अभी कितनी बार तो देख लिया हमने कि फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, राइट। अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दें तो हम उसको बोलेंगे, यानी कि पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, देखो अगर पेंटोज शुगर है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे एडेनिन लिया है, राइट, तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर हम यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो अब ये पूरा क्या हुआ, ये हुआ न्यूक्लियोटाइड, राइट, तो हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिस पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। इसको हम एडेनाइलिक एसिड भी कह सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो। एडेनाइलिक एसिड, अब थोड़े और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं इनकी नेमिंग कैसे होती है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हमने लिए, राइट, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। अब अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड है, नेमिंग क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पे राइबोज शुगर है, राइट, ये और क्या है, न्यूक्लियोसाइड है ना, तो राइबोज शुगर होगा और पर्टिकुलर बेस होगा। मान लो कि राइबोज शुगर है और एडेनिन है, तो हम उसको बोलेंगे एडिनोसिन। अगर गुआनिन है तो हम बोलेंगे गुआनोसिन,
राइट। साइटोसिन है तो हम बोलेंगे साइटिडीन, उसके बाद यूरिडीन, थाइमिडीन, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। ये हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया, आरएनए वाला न्यूक्लियोसाइड बनाया क्योंकि राइबोज शुगर हमने लिया। अब डीएनए पे आ जाओ तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और बेस है, तो वो भी न्यूक्लियोसाइड है लेकिन वो डीएनए वाला न्यूक्लियोसाइड है, राइट। तो मान लो एडेनिन है एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो नेमिंग कैसे होगी, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। इसी तरीके से डीऑक्सीग्वानोसिन, बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप डीऑक्सी बाहर की तरफ यानी कि लगा दे रहे हो साइड में, अगर आप डीऑक्सी लगा दे रहे हो तो वो डीएनए के लिए हम बात करने लगेंगे, ओके। अगर अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर लेते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हम आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये कैसे हम लिखेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि क्या है, एडिनोसिन पे एक फॉस्फेट अगर आप लगा दोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से नेमिंग होगी। इसको हम एडेनाइलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब अगर हम डीएनए के बारे में बात करेंगे तो कैसे नेमिंग होगी, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बस डीऑक्सी आगे लगा दोगे तो वो डीएनए के लिए हमने न्यूक्लियोटाइड बना दिया है, ओके। इसको हम एडेनाइलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। जो ये एटीपी है ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही तो हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें हमारा क्या है, एडिनिन एज अ बेस है, फॉस्फेट में 3 फॉस्फेट हमने लगा दिए। तो कितने भी फॉस्फेट लगा दो, अभी यहाँ पे हमने एक ही फॉस्फेट लगाया है तो हमने बोला था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम 2 फॉस्फेट लगा देंगे तो हम बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरीके से 3 होगा तो हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वो क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड ही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। हुआ ये था कि फ्रेडरिक मिशर जो थे ये सर्जिकल बैंड में जो पस होता है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको माइक्रोस्कोप वगैरह में देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो पस में सेल्स होती हैं, सेल के न्यूक्लियस में कुछ मटेरियल है, उनको पता नहीं था कि वो डीएनए ही है, लेकिन उन्होंने उसको नाम रख दिया न्यूक्लिन, ओके। देखा क्या था उन्होंने, डीएनए, लेकिन उनको पता नहीं था कि उन्होंने डीएनए देखा है, ठीक है। उसके बाद 1952 में मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज निकाला डीएनए का। हुआ ये कि बायोकेमिस्ट, बहुत सारे ऐसे बायोकेमिस्ट थे जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज निकाल रहे थे डीएनए का। डीएनए को वो क्रिस्टलाइज करते थे एंड उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज निकालते थे। अब उनका ये मानना था कि क्योंकि डीएनए क्रिस्टलाइज हो पा रहा है, यानी कि डीएनए का एक पर्टिकुलर रेगुलर स्ट्रक्चर ज़रूर होगा तभी वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसीलिए वो क्या करते थे, क्रिस्टलाइज करके देन एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज निकालते थे, ओके। तो मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज निकाली थी डीएनए की। अब हुआ ये था कि मॉरिस विल्किन, रोजलिंड फ्रैंकलिन एक जगह पे काम कर रहे थे, एक जगह पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनसे 50 माइल्स की दूरी पे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो भी डीएनए का ही स्ट्रक्चर निकालने में लगे हुए थे। अब मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन के बीच में टर्म्स अच्छे नहीं रहते थे, वो थोड़ा लड़ाइयाँ होती रहती थी इनके बीच में, ऐसा कह सकते हो। तो जो मॉरिस विल्किन है उन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज जो कि इन लोगों ने निकाली थी वो ले जाके वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को दिखा दिए। रोजलिंड फ्रैंकलिन से उन्होंने पूछा भी नहीं कि मैं ये दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, ओके। तो एक तरह से चीट ही किया। तो मॉरिस विल्किन ने बिना पूछे ले जाके अपना जो एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज था वो ले जाके जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को दिखा दिया। अब इन दोनों ने जब वो एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज देखी तो इन लोगों को समझ में आ गया कि ये ज़रूर से ही हेलिकल मॉडल होगा, ओके। तो इन लोगों ने फिर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बार मॉडल बनाने का ट्राई किया। उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल होगा, जिसको हम आज स्टडी करते हैं, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ओके। वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। वैसे जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किन, इनको तो नोबेल प्राइज़ बाद में मिल गया ये डबल हेलिकल मॉडल के लिए, लेकिन रोजलिंड फ्रैंकलिन को कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इसके पीछे रीज़न ये था कि रोजलिंड फ्रैंकलिन उस वक्त नहीं थी, मतलब शी वॉज नो मोर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो जो डबल हेलिकल मॉडल होता है वो ये बताता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ओके, अब इमेजिन करो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन और ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन दोनों ही एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होती हैं। अब ये ट्विस्ट कैसे होती हैं? इमेजिन करो कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस है। ओके, तो एक स्पाइरल स्टेयरकेस में जैसे 2 रेलिंग होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं, राइट? वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल टर्न कर रही होती हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं कभी, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं कभी। कुछ उसी तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ में आप ये देखोगे कि इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। यानी कि ये दोनों पैरेलल तो घूमती ही हैं, उसके साथ में उल्टा भी घूमती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, राइट? ओके, साइड में ये क्या है? ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हो, ये जो साइड में है ये वाला, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। अंदर के साइड में हमारा नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्ट कर रही हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्डिंग करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्डिंग करेगा। ओके, अब इमेजिन करो कि आप एक स्पाइरल स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हो, ठीक है? तो जब आप चढ़ोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने 360 डिग्री टर्न मार लिया होगा। ओके, जो वो 360 डिग्री का टर्न आपने लिया है उसी को हम कहते हैं पिच ऑफ डीएनए। ओके, उसको आप डीएनए में भी वैसे ही होता है, तो उसी को हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं। और जो पिच ऑफ डीएनए होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होता है उस डीएनए की लेंथ। ओके, मतलब कि 360 डिग्री पे जितना लेंथ होगा डीएनए का वो है 3.4 नैनोमीटर। देन एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मैं ये ऐसा कह सकती हूँ कि 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 0.34 नैनोमीटर, राइट? अब यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, उसमें कुछ नहीं है। ये एक मेजर ग्रुव है, मतलब कि यहाँ पे मेजर डिप्रेशन है, राइट? डीपर डिप्रेशन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनर ग्रुव इधर के साइड में, राइट? ये माइनर ग्रुव क्या है? ये कुछ नहीं है, ये शैलो डिप्रेशन है, राइट? एक और चीज़ कि डीएनए का जो डायमीटर होता है, मतलब कि जो 360 डिग्री पे ये टर्न मार रही है ना, उसमें अगर आप डायमीटर निकालने का ट्राई करोगे तो वो निकलेगा 2 नैनोमीटर। ओके, ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। सो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट फील होता है। सो डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।